मैं हूं आपके साथ अनन्या बेदी। नमस्कार, मैं हूं मनोज मनु। विस्तार से चर्चा करेंगे क्योंकि जम्मू कश्मीर और हरियाणा दो राज्य जहां पर कि विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। इलेक्शन कमीशन ने तारीखों का ऐलान किया और ठीक 10 साल बाद जम्मू कश्मीर में चुनावों की घोषणा हुई है, क्योंकि 2014 में पहली सरकार थी और पहली सरकार के बाद उसके बाद फिर कहीं ना कहीं केंद्र के अधीन आ गया यह पूरा शासन। हालांकि तमाम घोषणा होने के बाद जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में जो चुनाव होगा, उन 3 चरणों में घोषणा होने के बाद वहां के तमाम सियासतदान इस बात का स्वागत कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि अब तक दिल्ली की सरकार चलती थी जिसकी आलोचना हम करते थे, लेकिन अब चुनी हुई सरकार जम्मू कश्मीर को चलाएगी। और इसके साथ ही जम्मू कश्मीर में 18 सितंबर को पहले फेज में चुनाव होगा। दूसरे फेज की बात करें तो जम्मू कश्मीर में 25 सितंबर को दूसरे फेज का चुनाव, तीसरा फेज 1 अक्टूबर को तीसरे चरण की वोटिंग होगी और 4 अक्टूबर को वोटों की गिनती होगी, यानी कि नतीजे हम सबके सामने होंगे। जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में वोट डाले जाएंगे। पहले चरण में 18 सितंबर को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की 24 सीटों पर वोटिंग होगी और फिर 25 सितंबर को 26 विधानसभा की सीटें, टोटल 90 सीटें हैं जम्मू कश्मीर में और 3 फेज में चुनाव होना है। ऐसे में बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है जम्मू कश्मीर, जब इस बार तमाम मुद्दे रहने वाले हैं। आतंकवाद जैसा बड़ा मुद्दा, जम्मू के इलाके में किस तरह से आतंकवाद जो पिछले कुछ सालों में आतंकवाद उग्र होता हुआ, आतंकवाद पनपता हुआ, जो जम्मू काफी वक्त से शांत था, वहां पर अगर इस तरह की घटनाएं हो रही हैं तो एक बड़ा मुद्दा इस बार विधानसभा के चुनाव में आतंकवाद का रहने वाला है। और जैसे कि तमाम चरणों की बात तो की, लेकिन तीसरे चरण के बारे में आपको बता दूं कि तीसरे चरण में 40 सीटों पर मतदान होगा। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को 30 सितंबर से पहले जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराने का आदेश दिया था, जिसके बाद अब जम्मू कश्मीर के चुनाव की तारीखों का ऐलान किया गया है। आपको बता दें कि 18, 25 और 1 अक्टूबर, इन 3 चरणों में यह चुनाव होगा। रिजल्ट आएगा 4 अक्टूबर को, बेसब्री से इंतजार है। इसके साथ साथ हरियाणा में 1 चरण में चुनाव होगा, 1 अक्टूबर को वोटिंग होगी और हरियाणा की विधानसभा का फैसला भी 4 तारीख को ही होगा। तो बिल्कुल जिस तरह से 2 राज्यों जहां पर चुनाव को लेकर ऐलान किया गया है, हालांकि कई पार्टियां इस तरह के सवाल भी खड़ी हो रही हैं कि जब वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो रही है तो आखिरकार महाराष्ट्र को क्यों छोड़ा गया। लेकिन इन सब के बीच फिलहाल इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये कहा गया है कि जो उपचुनाव होने हैं उन्हें भी 6 महीने में करा लिया जाएगा। उपचुनाव को लेकर भी सभी की निगाहें टिकी थी कि हो सकता है उपचुनावों की तारीखों का भी ऐलान कर दिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अभी फिलहाल जम्मू कश्मीर और बात अगर हरियाणा की करें तो दोनों जहां पर 90 सीटें हैं वोटिंग होगी। हरियाणा की बात करें तो 1 फेज में ही वोटिंग होगी। बिल्कुल। और अनन्या, प्रदेश में करीब 90 सीटें हैं जहां पर वोटिंग होगी, जैसा कि आप जिक्र कर रहे हैं, जबकि पाक अधिकृत कश्मीर के लिए 24 सीटें छोड़ी गई हैं। चुनाव के नतीजे 4 अक्टूबर को घोषित किए जाएंगे। हर किसी का इंतजार होगा, लेकिन चुनाव आयोग ने आखिर कहा क्या इन तारीखों को लेकर, वो सुनिए। J&K will be held in 3 phases. So this is a shorter period. This is a much shorter period, much shorter than even the parliamentary elections, which were 5. 20th of August, just the next day of the Amarnath Yatra being complete, the 19th. Would be the date of notification for the first phase, nominations till 27th, the scrutiny on the next day 28th, and date of poll will be 18th of September, and it's a Wednesday. We are also keeping that in mind, not keeping Fridays and Mondays to give a longer holiday spell. Second phase would be on 29th of August, and the statutory period of nominations and all, poll being on 25th of September. I wrote a few lines and I want to dedicate to the youth of J&K. सुनाता हूँ आपको, ये खास तौर से वोटर्स ऑफ J&K एंड पर्टिकुलरली यूथ। लंबी कतारों में छुपी है बदलते सूरत हाल, यानी जमहूरियत की कहानी। रोशन उम्मीदें अब खुद करेंगी गोया अपनी तकदीर बयानी। जमहूरियत के जश्न में आपकी शिरकत, दुनिया देखेगी नापाक इरादों के शिकस्त की कहानी।
And believe me, all of us when we went there, we believe in this. तो घोषणा हो चुकी है और 2014 में जब जम्मू कश्मीर में चुनाव हुआ था तो किसी को भी बहुमत नहीं मिला और जब किसी को बहुमत नहीं मिला तो करीब एक साल तक वहां पर राज्यपाल का शासन लगाया गया। उसके बाद फिर बैठकर कई सारी बैठकें हुई, ये तय किया गया जम्मू कश्मीर में महबूबा मुफ्ती और बीजेपी ने मिलकर सरकार बनाई। ये बेमेल शादी की तरह था, सरकार चल नहीं पाई और सरकार गिर गई। उसके बाद फिर से राज्यपाल का शासन लगाया गया। अब 10 साल तक बात नहीं बन पाई, 10 साल तक चुनाव नहीं हुआ। तमाम जम्मू कश्मीर के नेता इस बात को लेकर आरोप भी लगाते रहे, लेकिन क्या अब जो चुनाव होने जा रहा है उसमें डीलिमिटेशन यानी कि परसीमन का फायदा बीजेपी को होगा? क्योंकि हिंदू बहुल इलाके में, हिंदू बहुल जम्मू में 6 सीटें बढ़ी हैं और कश्मीर में 1 सीट बढ़ी है। क्या उसका फायदा इस बार बीजेपी को होने वाला है या फिर कश्मीर कुछ और कहता हुआ दिखाई दे रहा है? क्योंकि वहां पर भारतीय जनता पार्टी की अब तक वो पकड़ और पहुंच कश्मीर में नहीं बन पाई। हालांकि संकेत लोकसभा चुनाव में जरूर निकल कर आए हैं। अजय जांड्याल इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, हम उन्हीं के पास चलेंगे। अजय, हम आपसे पूछना चाहते हैं कि इस बार के विधानसभा चुनाव में जो तारीखों की घोषणा हुई है, डीलिमिटेशन हुआ है, परिसीमन हुआ है और लोकसभा चुनाव के परिणाम भी निकल कर आए, क्या संकेत दिखाई देता है? देखिए, जिस तरीके से लगातार चुनावों के नतीजे पार्लियामेंट इलेक्शन के आए हैं, उसके बाद एक चीज तो साफ है कि जो पहले हुआ करता था वैसा कुछ नहीं, कुछ बदलाव इस बार देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि जिस तरीके से आप देखें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 3 सीटों पर चुनाव लड़ा, 3 में से 2 सीटें दी थी। नॉर्थ कश्मीर की सीट जो है उमर अब्दुल्ला हार गए, महबूबा मुफ्ती तीनों सीटें हार गई। कश्मीर की जो राजनीति है उसमें बड़ा उलटफेर हो सकता है। वहीं भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो जम्मू कश्मीर में अगर आप देखें तो बीजेपी ने 25 सीटें पिछली बार विधानसभा में जीती थी। इस बार उन्होंने पार्लियामेंट की दोनों सीटें वापस जीती, मगर उसके साथ साथ कांग्रेस का जो वोट शेयर था पिछली बार के मुकाबले बढ़ा, वो काफी एक फर्क डाल गया। मेरे साथ इस वक्त एजाज जान साहब हैं, पूर्व एमएलए हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता हैं। जान साहब, क्या लगता है जिस तरीके से चुनावों की घोषणा हुई है, जो समीकरण पिछले पार्लियामेंट इलेक्शन में बदले, नॉर्थ कश्मीर की सीट नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हारी, क्या लगता है महबूबा मुफ्ती हार गई, इस बार कश्मीर की डायनेमिक्स जो है वो बदलेंगी? देखिए, मैं तो अपनी पार्टी की बात करूंगा। हमारी पार्टी ने पहले भी इस रियासत में सबसे बड़ी पार्टी जो है पार्लियामेंट इलेक्शन में उभर के आई है और इस बार भी आप देखेंगे कि ये जो असेंबली का इलेक्शन है, ये 370 और 35A और रियासत को डीग्रेड करने के बाद रियासत का जो मकाम था, जो पोजीशन थी, उसको हटाने के बाद पहली बार ये इलेक्शन यहाँ पे होने जा रहा है। और जम्मू कश्मीर के लोग 5 अगस्त को अभी तक भूल नहीं पाए हैं, जब पूरी रियासत को एक जेल में तब्दील करके जम्मू कश्मीर के जो, और उसके बाद ये जो इलेक्शन आया है, इस इलेक्शन में जम्मू कश्मीर की आवाम जो है वो बेहतर जवाब जो है वो पता लगेगा। मगर आपने भी तो नॉर्थ कश्मीर हारा है, क्या लगता है इसका असर तो असेंबली इलेक्शन में भी पड़ सकता है? देखिए, देखो, हार जीत किसी भी इलेक्शन में जो होती है वो लगी रहती है। नॉर्थ कश्मीर में जो इलेक्शन जो हुआ है, वो इंजीनियर रशीद जो वहां से जीते हैं, वो किस वजूहत पे जीते हैं वो आप जाते हैं। हिंदुस्तान के अंदर 2 कैंडिडेट पंजाब से और एक यहाँ से जम्मू कश्मीर से जेल से जीते हैं। वो जम्मू कश्मीर के अंदर जो बहुत से नौजवान जो है अलग अलग जेलों में बंद हैं, लोगों पे FIR लगी हैं, लोगों के सर्टिफिकेट्स नहीं बन रहे हैं, बच्चे जो एग्जाम्स देने जाते हैं उनको अप्लाई होने के लिए मुश्किल होती है। वो वोट एक उस सेंटीमेंट तो लगता है 370 टूटना जो है आपके लिए एक बड़ा मुद्दा होगा। देखिए, 370 टूटना एक मुद्दा नहीं है। 370 रियासत का जो स्टेटस पहचान थी, आज हमारे बच्चे जो हैं वो सड़कों पे घूम रहे हैं, रोजगार नहीं है, काम नहीं है। मैं समझता हूँ मैं नहीं कहूँगा कि जम्मू कश्मीर की असेंबली में हमारी सरकार बनेगी तो हम 370 वापस ले आएंगे, 35 से वापस ले आएंगे, लेकिन एक कोशिश, एक एफर्ट, एक प्लेटफॉर्म वो मिलेगा जहां से जो जम्मू कश्मीर के चुने हुए जो नुमाइंदे के अंदर अपना एक रेजोल्यूशन पास कर सकते हैं, अपना एक बात जो है वो हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में भेज सकते हैं कि जो आपने फैसले जम्मू कश्मीर को कहीं लिए और रियासत जो यहाँ पे आपने डिग्रेड की, पूरी दुनिया में और जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान में आज तक कभी नहीं हुआ कि एक स्टेट को यूटी बनाया।
तो लगता है इस बार इस चीज को लेकर आप मुद्दा बनाएंगे, मगर चेहरा कौन होगा? फारूक अब्दुल्ला की उमर अब्दुल्ला तो बोल चुके हैं वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा? देखिए, हमारी पार्टी में मैं एज ए इंडिविजुअल अपनी कैपेसिटी में बोल सकता हूँ। बिल्कुल अजय, वो बता भी नहीं पाएंगे क्योंकि वो अधिकृत तौर पर जिम्मेदार भी नहीं है और ये पार्टी का निर्णय होगा। मुझे लगता है कि ये सवाल इनसे बेईमानी है, लेकिन चर्चा करेंगे। मनोज कुमार राजनीतिक विश्लेषक इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मनोज साहब, एक संकेत है, 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की 370 पर और 5 जजों की बेंच ने यह फैसला किया कि आर्टिकल 1 और 370 में स्पष्ट है कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और अभिन्न अंग होने के नाते जितने भी भारत के तमाम इलाकों में संविधान लागू होता है वो जम्मू कश्मीर में भी होता है। लिहाजा यहां पर भी विधानसभा चुनाव होना चाहिए। अब विधानसभा चुनाव 10 साल बाद होने जा रहा है। इस बीच जम्मू कश्मीर की कई सारी स्थितियां बदली हैं, चाहे वो विकास को लेकर, क्योंकि केंद्र सरकार ये दावा भी कर रही है कि हमने बहुत सारा विकास किया है, कई सारे हाईवेज बनाए हैं, कई सारी बिल्डिंग्स बनाई हैं। यह भी दावा किया जा रहा है कि वो अब शांति की तरफ बढ़ रहा है, लोग वहां पर थिएटर खुल रहे हैं, हमने ये भी सुना। लेकिन इस बीच कहीं ना कहीं आतंकवादी भी एक्टिव हो चले हैं। लेकिन क्या माने, लोकसभा चुनाव का परिणाम, 2014 का विधानसभा चुनाव परिणाम आपको क्या दिखाई देता है? देखिए मनोज जी, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो अभी आज चुनाव आयोग का जो घोषणा हुआ, मुझे लगता है कि भारत की जो लोकतंत्र है, जो इसकी परंपरा है, उसके तहत इन्होंने घोषणा किया। और ऑब्वियस है कि आप 370 के बाद और 35A के बाद से जो स्थिति वहां पे बनी थी और जिस प्रकार से वहां के जो कुछ रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जम्मू कश्मीर के गठन के बाद से ही जिस प्रकार से इस दोनों धाराओं के नाम पे जो मिसयूज किया और एक तरीके से इस देश के जो हम बोलते हैं कि सॉवरेनिटी वाला स्टेट जिसको भारत, जिसका संविधान जाना जाता है, उसमें जिस प्रकार से JNK के साथ एक अनटचेबिलिटी अपनाया गया, उसको 370 और 35A के द्वारा रद्द किया केंद्र सरकार। और मैं एज ए भारत के एक नागरिक होने के नाते मुझे लगता है कि भारत का वो कश्मीर अभिन्न अंग था और है और आगे भी रहेगा। अब रही बात वहाँ के लोगों का जो अपील है, जिस प्रकार से अभी इसके पहले जो एक प्रवक्ता बता रहे थे, मुझे लगता है कि देखिए, आप देख सकते हैं कि भारत एक लोकतंत्र का मंदिर है और विश्व का सबसे बड़ा देश है और वहाँ पे कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज अपने एजेंडे को लेकर जनता के बीच में जाती है और जनता के मैंडेट को ही हम स्वीकार करते हैं। जिस प्रकार से वहाँ पे JNK में एक बॉर्डर स्टेट होने के नाते पाकिस्तान का और खास करके जो बॉर्डर जो सेपरेटिस्ट ग्रुप है, जिस प्रकार से वो तोड़ने का एक काम किया जा रहा है, इसके पीछे बहुत सारे रिसर्च और आपने बहुत पहले डिबेट भी, बहुत सारे डिबेट इस पे आप कर चुके हैं। मैं उस विषय पे नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन मैं आज ये कहना चाहता हूं कि आज संविधान की जीत हुई है और सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर था कि 30 सितंबर के पहले वहां चुनाव कराना था, तो आप समझ सकते हैं कि 5 अगस्त 2000 इस बार अगर हम पिछले 10 सालों में देखें तो तमाम मुद्दे रहे, जिसमें आतंकवाद सबसे बड़ा मुद्दा रहा, रोजगार को बीजेपी लगातार जो है वो उठाती रही, बेरोजगारी वहां के युवाओं के लिए एक सबसे बड़ा मुद्दा था, सुरक्षा एक मुद्दा रहा, पूर्ण राज्य का दर्जा एक मुद्दा था और 370 और 35A के हटने के बाद तो तमाम स्थितियां वहां पर पूरी तरह से बदल गई, जिसका क्रेडिट बीजेपी लगातार लेती रही। आपके हिसाब से क्या सबसे बड़ा मुद्दा रहने वाला है इस बार के विधानसभा चुनाव में? देखिए, मैं तो एज ए मतलब राजनीतिक विश्लेषक के रूप में मैं अगर देख रहा हूं तो देखिए, आज वहां पे जो वोटिंग का जो लगभग 44 लाख वहां पे वोटर हैं जो पुरुष हैं और लगभग 42 लाख आपको महिला वोटर है और फर्स्ट टाइम वोटर लगभग 4 लाख वोटर हैं जो फर्स्ट टाइम वोटर हैं और 20 लाख यूथ वोटर है। तो ये मुझे लगता है कि ये अपने आप को भारत के साथ जोड़ के देख रहे हैं और जिस प्रकार से आप पिछला 2024 का जो लोकसभा चुनाव में जो पार्टिसिपेशन बढ़ा है, वो कहीं ना कहीं एक तरीके से उनको एक मेन स्ट्रीम में भागीदारी के नाते। और देखिए, एक चीज आपको समझना होगा, आप ठीक है, आज केंद्र में बीजेपी की सरकार है, उसने नो डाउट उसने काम किया है और उस काम के आधार पर वहां पे जाके मैंडेट के लिए वो लोग अपील करेंगे, लेकिन ये जनता को तय करना है कि हमें क्या करना है। तो मुद्दा तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं आज ये बिल्कुल कहने में स्पष्ट रूप से सहमत हूं कि JNK का जो पहले का जो पिक्चर था वो अब देखने को नहीं मिलेगा। वहां के आम लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़ेगा। ठीक है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, चाहे PDP हो, NCP, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, कांग्रेस हो, ये सब वहां पे उतरेंगे, लेकिन जनता इस बार पूरी तरीके से इस भारतीय संविधान में विश्वास ठीक है, आप कह रहे हैं सभी पार्टियां उतरेंगी। इस पर मैं राकेश पंत, बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे भी जवाब चाहूंगी। राकेश पंत जी, अगर हम 2024 इसी साल लोकसभा चुनाव की बात करें तो जम्मू में तो आपकी पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया, 2 सीटें आप लोग जीते, कश्मीर में आप लोगों ने कैंडिडेट नहीं उतारा, लेकिन अब विधानसभा चुनाव को लेकर क्या तैयारियां हैं आप लोगों की? यहाँ तक संसदीय चुनाव का प्रश्न है, मैं ये कहूंगा कि कई बार नॉन प्लेइंग कैप्टन होते हैं, तो कश्मीर में हमने वही रोल जो है वो प्ले किया। और जहां तक जम्मू कश्मीर की बात है, हम यहाँ ज्यादातर जो विधानसभा सीटें हैं उन पर आगे रहे हैं
और यही परिणाम जो है वो हम आने वाले विधानसभा चुनाव में दोहराएंगे। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी पहली दफे यहाँ पर अपना मुख्यमंत्री जो है वो बनाएगी। चलिए आलोक मेहता साहब जो कि हमारे एडिटोरियल डायरेक्टर हैं, उन्हीं के पास चलेंगे। आलोक जी मेरे साथ मौजूद है। आलोक जी, 2014 के बाद जम्मू कश्मीर में एक बड़ा संकेत वो विधानसभा चुनाव के तौर पर, क्योंकि तमाम राजनीतिक पार्टियां इस बात का आरोप भी लगा रही थी कि जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, वहां पर चुनाव नहीं किया जा रहा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के साफ निर्देश थे कि वहां पर विधानसभा चुनाव कराया जाए और विधानसभा चुनाव होने भी जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच इसमें कोई दो राह नहीं है कि पूरा केंद्र सरकार का ध्यान जम्मू कश्मीर में रहा। वहां पर तमाम विकास की परियोजना हो रही है, सरकार केंद्र सरकार मिलकर काम कर रही है, एक बेहतर संकेत देने की कोशिश की गई। और हाल ही में जो लोकसभा चुनाव के परिणाम निकल कर आए हैं, विपक्षी पार्टियां एक तरह से कि मुंह के बल गिर पड़ी हैं। लेकिन यह कहा जाता है कि अगर लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो तो दोनों की तस्वीरें कहीं ना कहीं अलग दिखाई देती हैं। यहां पर डिलिमिटेशन भी हुआ। जम्मू में यानी कि हिंदू बाहुल इलाका कहा जाता है, उसमें 6 सीटें बढ़ाई गई, कश्मीर में 1 सीट बढ़ी है। क्या इस बार के विधानसभा चुनाव में इन तमाम जो संकेत हैं उनको देखते हुए कुछ नया एक कैनवस दिखाई देगा क्या? मनोज जी, देखिए, ये क्रांतिकारी बदलाव इसलिए कहना चाहिए क्योंकि मैं समझिए 80-85 के बाद के जो इलेक्शन से 87 इसके पहले भी चुनाव देखता रहा, और इसलिए मैं कह सकता हूं कि एक पूरा जो 370 खत्म होने के बाद एक पूरी स्थिति, एक विश्वास कायम हुआ। अब न वहाँ पत्थरबाजी है, तिरंगा कल जिस तरह से लाल चौक पर आपने हमने सब रिपोर्ट दुनिया में देखी है, आतंकवादी थोड़ी कोशिश हुई है। जो घाटी में सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले 30-40 वर्षों में पहली बार जिस तरह से घाटी में शांति और जितने बड़े पर्यटन और जो खुशहाली दिखाई दे रही है, उसके बाद चुनाव कराना सही कदम है। एक तरह से ठीक है, डिमांड है, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, हमारी न्यायपालिका का भी प्रतिष्ठा बढ़ती है, लोकतंत्र की बढ़ती है। और लोगों में जम्मू में भी जो थोड़ी घटनाएं हुई हैं सेना पर, इसे ही कोशिश पाकिस्तान के घुसपैठियों की तरफ से या पाकिस्तान की तरफ से थी कि चुनाव यहाँ नहीं हो पाएंगे, टाले जाएंगे। बल्कि कुछ बीच में भी 1-2 महीने पहले मैं किसी डिस्कशन में था तो वहां भी कुछ सेना के अधिकारी भी शंका व्यक्त कर रहे थे कि कहीं ऐसा ना हो कि सरकार फिर चुनाव टाल दे। तो सरकार के पास बहाना हो सकता था कि जम्मू के पास कुछ घटनाएं हुई हैं जहां 12 लोग मारे गए। ऐसी स्थिति में ये चुनाव राजनीतिक दलों के लिए चुनौती है, राहुल गांधी के लिए बड़ी चुनौती है। कश्मीरी परिवार, नेहरू गांधी परिवार, क्या उस कश्मीर घाटी में अब गुलाम नबी आजाद भी अलग हो चुके हैं, क्या वहां पर कश्मीर में कांग्रेस पार्टी अपनी सरकार बना पाएगी? बीजेपी तो कभी भी वहां नहीं थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी रही, पीडीपी को भी उसने साथ दिया, नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी मंत्रिमंडल में रखा। अब उन लोगों की लड़ाई तो अपनी जगह है, उससे बड़ी। और जम्मू में ये आपने ठीक कहा, कश्मीरी पंडितों के लिए। और दूसरी बात, ये चुनाव भारत के उस संविधान के तहत पहली बार जम्मू कश्मीर में है जहां 5 साल के लिए चुनाव जाएंगे। विधानसभा पहले 6 साल का कार्यकाल होता था, वहां का कानून, वहां का झंडा चलता था, कश्मीर का अलग झंडा था। वहां के तो अपने आप को प्रधानमंत्री एक शुरुआत में तो कहते ही थे, शेख अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला। लेकिन अब वहां एक चुनी हुई विधानसभा होगी जो सारी दुनिया में भारत के लोकतंत्र की निशानी दिखाएगी। आतंकवाद से लड़ते हुए चुनाव कैसे संभव है। बिल्कुल। आलोक सर, एक चीज़ और आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि लोकसभा के अभी हाल ही में नतीजे सामने आए जहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस को 2 सीटें, बीजेपी को 2 सीटें और 1 सीट जो है वो इंजीनियर रशीद को मिली थी। वो जेल में बंद है उसके बावजूद भी। लेकिन ऐसे में आप विधानसभा को लेकर तमाम पार्टियों के समीकरण को आप कैसे देख रहे हैं, जिसमें गुलाम नबी आज़ाद की भी पार्टी होगी, जिसमें पीडीपी भी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस भी है, और अब तो हमारे साथ बीजेपी के नेता जो जुड़े उनकी तरफ से ये प्रवक्ता कह रहे हैं कि वो भी कैंडिडेट जो है वो कश्मीर में उतारेंगे। देखिए, निश्चित रूप से ये लोकतंत्र की निशानी है। आप देखिए, तमिलनाडु या केरल में कितना कोई बीजेपी लाई, लेकिन उसके बाद भी उसने अपनी उपस्थिति से पूरा भारत चुनाव के लिए जहां जहां जो पार्टी आ सकती है उसकी अपनी विचारधारा है। और आपने ठीक कहा, इंजीनियर जो जेल में था उसको भी, यदि आप संविधान की शपथ लेते, उसने आकर यहाँ शपथ ली। कानून के हिसाब से यदि जो संविधान को माने तो ये सही है कि सबके लिए बड़ी चुनौती नेशनल कॉन्फ्रेंस, क्योंकि फारूक अब्दुल्ला के लिए अंतिम चुनाव कहना चाहिए। उमर अब्दुल्ला तो वैसे चीफ मिनिस्टर बन चुके हैं। ऐसी स्थिति में उनको और महबूबा मुफ्ती वो पाकिस्तान से बात करें, आतंकवादियों से बात करें, उसके बजाय चुनाव की प्रक्रिया में सब शामिल हो रहे हैं। ये एक अंतर होगा। और भारतीय जनता पार्टी भी अपनी उपस्थिति, जम्मू में तो उसकी अच्छी उपस्थिति है, आज भी जम्मू में चुनाव जीते हैं लोकसभा चुनाव में। और लोकसभा चुनाव में 52% से अधिक मतदान होना घाटी में भी, ये इस बात का प्रमाण है कि कितने बड़े पैमाने पर लोग शांति चाहते हैं।
ये बड़ी उपलब्धि हो। जिस तरह के संकेत पहले कश्मीर से निकलकर आते थे, कम से कम वो संकेत अभी दिखाई नहीं दे रहे हैं। और एक देश एक विधान के तौर पर यह पहला ऐसा चुनाव होगा जम्मू कश्मीर में, घाटी में, जो भारत के संविधान की पूर्णता होगा। जैसे कि आलोक जी स्पष्ट तौर पर कह रहे हैं कि पहले अलग झंडा होता था, अलग संकेत होता था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। लेकिन जिनके कंधे पर सबसे ज्यादा जिम्मेदारी है जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्वक चुनाव कराने की, अमित शाह। चुनाव के पहले अमित शाह ने विधानसभा की तारीखों का स्वागत किया है। जम्मू कश्मीर में नए युग की शुरुआत हुई है, ये अमित शाह ने कहा है। अमित शाह जो कि गृह मंत्री, उन्होंने कहा है कि JNK के उज्जवल भविष्य को सुनिश्चित करना चाहिए लोगों को, और सरकार के अथक प्रयासों से एक नई शुरुआत हुई है, ये लोगों को समझना चाहिए। इसके साथ साथ वो कहते हैं कि शांति, विकास और लोकतंत्र की मजबूती मिली है। लेकिन विधानसभा चुनाव होने जा रहे, इस बीच एक संकेत तो है, क्योंकि स्वाभाविक तौर पर अगर एक देश एक विधान के तौर पर अगर विधानसभा चुनाव जम्मू कश्मीर में होने जा रहे हैं, तो पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को यह अच्छा नहीं लगेगा। उसे पता था कि चुनाव कभी भी हो सकते हैं, इसलिए उसके पहले तमाम आतंकवादियों की घुसपैठ कराई गई, आतंकवादी घटना को दिया गया। और जम्मू कश्मीर वो इलाका जो करीब करीब शांत हो चुका था, जो हिंदू बाहुल इलाका है, उसमें भी दहशत फैलाने की कोशिश की गई। अजय जांड्याल हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद है। अजय, अब संकेत क्या जम्मू को लेकर? मनोज, एक बार सवाल दोहराएंगे प्लीज? मेरा ये कहने का मतलब है कि स्वाभाविक तौर पर पाकिस्तान को ये अच्छा नहीं लगा होगा, और उसे लग रहा था कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव हो सकता है, इसलिए उसके पहले घुसपैठ की गई। ये कहा गया कि कई सारे आतंकवादियों को जम्मू कश्मीर भेजा गया, वो अलग अलग नाम से रुके हुए हैं, कई संख्या बढ़ी हुई है। ऐसे में एक चुनौती होगी कि विधानसभा चुनाव में चिन्हित कर शांतिपूर्वक चुनाव कराया जाए। देखिए, एक चीज देखिए मनोज, अगर जब पार्लियामेंट के चुनाव हुए थे तो सबसे पहले जब मीडिया ने रिपोर्ट किया कि 55% चुनाव जो है कश्मीर में हुए, और वो ऐसे इलाके जहां पर मनोज के पिछले में जो लोगों से मैं खुद चुनाव कवर कर रहा था, चाहे वो बारामूला था, अनंतनाग था, श्रीनगर था, तो लोग कह रहे थे कि हमने जिंदगी में कभी वोट नहीं डाला है। जिनकी उम्र 60 साल थी, 65 साल थी, तो उन्होंने जब वोट डाला है तो उसका मतलब साफ है कि लोग वोट डालने के लिए बाहर निकले हैं। तो देखिए, जो उस वक्त मुझे याद है जब अमित शाह जम्मू आए थे, उन्होंने एक जनसभा में कहा था कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि वोट किसको डाला, हम चाहते हैं वोट डाले, लोगों की पार्टिसिपेशन हो। वो पार्टिसिपेशन पाकिस्तान को हिट कर रही थी। दरअसल वही वजह है, आप देखिए कि जब चुनाव ये साफ हो चुका था कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव होने हैं, उसके ठीक पहले अचानक से पिछले 6 महीने में इतनी जो यहाँ पर टेररिज्म हो जाता है, इतने टेररिस्ट घुसपैठ करके आते हैं, और उसमें जो पाकिस्तानी आर्मी के स्पेशल फोर्सेस के जवान हैं वो भी आ जाते हैं। ऐसे हथियार, ऐसा कम्युनिकेशन डिवाइस उनके पास होता है। तो ये साफ दर्शाता है कि पाकिस्तान को पता था कि दुनिया में जब ये तस्वीर सामने जाएगी कि देखिए वहां G20 हो रहा है, वहां चुनावों में 55% वोटिंग तो कश्मीर में होगी, जो कभी हुई नहीं। जब आप कश्मीर में 2 करोड़ से ज्यादा टूरिस्ट जा रहे हैं, तो आप किस कश्मीर में बवाल की बात करते हैं? कौन से कश्मीर में युवा जो है पत्थरबाजियां बंद के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हथियार उठा रहे हैं? इसीलिए पाकिस्तान की तरफ से शायद ये प्लान किया गया कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावों में भी अगर ये हो गया तो पाकिस्तान तो पूरी तरह एक्सपोज हो जाएगा। और पाकिस्तान और के हाथ बहुत से बड़ी एक बात आ अजय जाए जांड्याल तो आपने कही है, जितनी भी देश विरोधी ताकतें हैं, अगर आप जम्मू कश्मीर में चले जाएं या फिर आप नक्सल प्रभावित इलाकों में चले जाएं, ये लोग चाहते हैं कि वोटिंग ना हो, वोटिंग में ज्यादा से ज्यादा लोग पार्टिसिपेट ना कर पाएं। और बीजेपी चाहती है, सरकार चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग वोटिंग में हिस्सा ले। और अनन्या, सबसे बड़ी बात है कि ज्यादा से ज्यादा लोग अगर वोटिंग में हिस्सा लेंगे, जैसा कि खुद अजय जांड्याल बोल रहे थे कि कई लोगों की उम्र 60 साल 55 साल हो चुकी थी, उन्होंने अपने जीवन में कभी वोट नहीं डाला, क्योंकि बंदूक की नोक पर लोगों को वोट डालने नहीं दिया जाता। लोग तंग आ चुके हैं, लोग परेशान आ चुके हैं, विकास की योजनाएं नहीं जा पा रही है, भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है। वो भी चाहते हैं कि देश जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है वो भी आगे बढ़ना चाहते हैं, वो इस लोकतंत्र में अपनी भागीदारी करना चाहते हैं, लेकिन बंदूक की नोक पर जबरदस्ती, गुंडागर्दी से आतंकवाद फैलाकर ये आतंकवादी और पाकिस्तान नहीं चाहता कि लोग वोटिंग में भाग लें। इसके साथ ही हमारे साथ बीजेपी नेता जुड़े हुए हैं। पंत साहब, मैं आपसे ये समझना चाहूंगी, देखिए 10 साल बाद जम्मू कश्मीर में चुनाव हो रहा है, जाहिर सी बात है वहाँ की राजनीतिक पार्टियों में खुशी है, राजनीतिक जो पॉलिटिशियंस हैं वो खुशी जता रहे हैं, और आम जनता भी खुश है, और लगातार इस बात को लेकर मांग हो रही थी कि वहाँ पर विधानसभा चुनाव होने चाहिए। लेकिन ऐसे में सबसे बड़ा सवाल आपकी पार्टी को लेकर है कि 10 सालों में तमाम बदलाव हुए, जिसका क्रेडिट बीजेपी लेती रही, विकास की राह पर जम्मू कश्मीर आगे बढ़ रहा है, बड़ी संख्या में वहां पर टूरिस्ट पहुंच रहे हैं, टेररिज्म जो है वो कम हो रहा है, हालांकि जम्मू के अभी कुछ इलाकों में स्थितियां थोड़ी कुछ दिनों से खराब हैं।
क्या लग रहा है इन 10 सालों में क्या बदल गया जो आप लोगों के फेवर में जाता दिखेगा? हालांकि लोकसभा में आप लोगों को अच्छा वोट परसेंटेज मिला, लगभग 24.26% वोट जो है वो जम्मू में आप लोगों को पड़ा था। 1987 में जिस तरह से उस समय की पॉलिटिकल पार्टीज जो थी या जो भी सत्तासीन थी, उनके ऊपर ये इल्जाम लगता रहा है कि उन्होंने बंदूक की नोक पर, जैसे आतंकवादियों ने लोकतंत्र को लूटा वैसे ही उन्होंने 1987 में लोकतंत्र को लूटा। अब 370 को 8 बनाकर लूटा गया और अब ये हमारा प्रयास ये रहेगा कि जम्मू कश्मीर जो है वो टेररिस्ट स्टेट के नाम पर ना जाना जाए, टूरिस्ट स्टेट के नाम पर जाना जाए। स्थायी शांति, यहाँ का विकास और यहाँ के जो बच्चे हैं, खासकर कश्मीर का जो राष्ट्रवादी युवा है, उसके हाथ में पत्थर ना थमा दिए जाएं और उनका भविष्य जो है वो भी इस बात को समझते हैं कि उनका भविष्य जो है वो भारतवर्ष के साथ उज्जवल है, वो आगे बढ़ रहे हैं और यहाँ पर जो मुख्य धारा है उसमें वो शामिल हो रहे हैं। और ये मुझे लगता है कि सबसे बड़ी जीत है। और जैसा अभी अभी कहा गया कि माननीय गृह मंत्री ने एक जनसभा में ये कहा था कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को वोट पड़ता है, किसी का भी कोई नुमाइंदा अगर चुनकर आता है तो ये जरूरी नहीं है कि किस पॉलिटिकल पार्टी का कोई नुमाइंदा चुनकर आ रही है, ये जरूरी है कि यहाँ पर लोकतांत्रिक व्यवस्था जो है वो बहाल होनी चाहिए और उसी के तहत वोट डाला जाए। लेकिन राकेश पंत साहब, 2014 में जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें लोकसभा से कम आपको वोट परसेंट मिला था, यानी कि 22.98% मिला था। अब क्या संकेत निकल कर आते हैं, इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। राकेश जी का हम शुक्रिया करेंगे, अजय जांडियाल का शुक्रिया करेंगे और हम बात करेंगे अब हरियाणा की, क्योंकि जम्मू कश्मीर के साथ साथ इलेक्शन कमीशन ने हरियाणा विधानसभा चुनाव की तारीखों का भी ऐलान किया है। सभी 90 सीट पर, जी हां, सभी 90 सीट पर